नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। मैं हूं कृष्ण सर। हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक मीन के बारे में। एक वीडियो लेक्चर बन चुका है अरिथमेटिक मीन पे। यह हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, मीन के पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में मीन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज की इस क्लास में हम मीन के रिगार्डिंग कुछ और नई बातें जो है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे करेक्ट मीन की, हम बात करेंगे कंबाइंड मीन की, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की, हम बात करेंगे मिसिंग वैल्यूज की। तो ये आज के हमारे की पॉइंट्स रहेंगे जिसको हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो गाइज, जो मेरी सबसे पहली हेडिंग है वो ये है करेक्टिंग द इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन को कैसे करेक्ट किया जाए, ये हमारी आज की सबसे पहली हेडिंग है। देखिए क्या है इनकरेक्ट मीन, क्या है करेक्ट मीन, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए चार दोस्त थे या चार लोग थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। इनके मार्क्स थे, राम के हैं 20, श्याम के हैं 8, मोहन के हैं 12, सोहन के हैं 10। मैंने इनके मार्क्स की टोटल की यानी सिग्मा एक्स किया। टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आया 50। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 1 2 3 4, तो 50/4 किया तो इनका एवरेज स्कोर कितना आया 12.5। बट मुझे बाद में ये पता लगा कि मैंने श्याम के मार्क्स गलत लिख दिए हैं। श्याम के मार्क्स गलत कैसे लिखे मैंने? मुझे एक्चुअली श्याम के मार्क्स आए थे 18, मुझे लिखने थे 18 और मैंने लिखा कितना 8। मैंने गलती कर दी, 18 के बजाय मैंने कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। तो ऐसा करने पर ये जो एवरेज आया है ये 50 गलत हो गया और ये एवरेज जो आया वो गलत हो गया। ये 12.5 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट मीन शो कर रहा है। ये 50 क्या शो कर रहा है, ये सिग्मा एक्स गलत है, इनकरेक्ट है, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो मैं अपनी गलती सुधारता हूं, मैं सारा कैलकुलेशन दोबारा करता हूं। राम के 20, इस बार मैंने श्याम के 8 की बजाय 18 मार्क्स लिखे हैं, मोहन के 12, सोहन के 10, बाकी सब एज इट इज थे। श्याम के चेंज किए, अब इनकी टोटल कितनी आ गई 60 और एवरेज कितना आ गया 15। तो ये सही था, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो मैंने करेक्ट को कन्वर्ट किया, इनकरेक्ट को कन्वर्ट किया करेक्ट मीन के अंदर। तो देखने में बहुत आसान लग रहा है ये मामला। हुई गलती क्या, ये 50 गलत आ गया, ये सिग्मा एक्स इनकरेक्ट था, ठीक है, जिसे मेरे को करेक्ट करना है। एक्चुअल में कितना लिखना था 60, और जब ये करेक्ट हुआ तो 60 में 4 का डिवाइड करने पर 15 आया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 50 में 4 का डिवाइड कर रहे थे। तो गाइज, जब डेटा बहुत थोड़े और हर एक इंफॉर्मेशन दे रखी हो, जैसे सबके मार्क्स, 4 ही लोग थे, सबके मार्क्स की इंफॉर्मेशन थी, तब तो पूरी कैलकुलेशन करना बहुत आसान था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। इसका एक और तरीका, एक तरीका तो ये था जो अभी बताया मैंने कि पूरा का पूरा वापस कैलकुलेशन करो। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए इधर। ये 50 जो एक्चुअल में इनकरेक्ट है, मैं अगर इसको करेक्ट कर लूं, ये 50 मेरा इनकरेक्ट है, इसे मैं करेक्ट कर लूं तो मामला बहुत आसान होगा। अभी हुआ क्या है, मैंने 50 में 4 का डिवाइड किया, 50 इनकरेक्ट है, ये 50 इनकरेक्ट है। क्या किया मैंने, ये जो सिग्मा एक्स है ये इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि एक वैल्यू मैंने गलत लिख दी थी, 8 वाली वैल्यू गलत लिखी, तो ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है हमारे पास, उस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में हमने n का डिवाइड किया, तो हमारे पास जो मीन आया वो भी क्या आया, इनकरेक्ट आया। तो हमारा मीन इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में डिवाइड किया n का। अब अगर मैं इस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स को सही कर लूं, 50 की बजाय कितना कर दूं, 60 कर दूं, तो मामला सेट हो जाएगा। तो कैसे करते हैं वो देखो, इनकरेक्ट वैल्यू ले, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना है 50, ये ले, उसमें से लेस करो। क्या लिखा है, इनकरेक्ट वैल्यू को लेस करो। मैंने कौन सी वैल्यू लिख दी थी, 8 लिख दी थी, जो अपने आप में गलत है। इनकरेक्ट वैल्यू मैं लेस करूंगा 8। एक्चुअली इस 50 में ये जो 8 ऐड हो रखा है, इस 50 में जो 8 ऐड हो रखा है ये गलत है, ये इनकरेक्ट वैल्यू है, तो वो हमने इसमें से हटा दी और मैं ऐड क्या करता हूं इसमें करेक्ट वैल्यू। एक्चुअल में कितना लिखना था, एक्चुअल में 18 लिखना था, करेक्ट वैल्यू 18 थी, तो प्लस 18 कर दीजिए, ठीक है। तो 50 माइनस 8 प्लस 18 क्या आएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स, करेक्ट हो गया, कितना आ गया 60 आ गया। सो हमारे पास आया करेक्ट सिग्मा एक्स 60। तो हमने इनकरेक्ट को कन्वर्ट कर दिया करेक्ट में। अब आप इस करेक्ट सिग्मा एक्स में, अब आपने क्या करना है, इनकरेक्ट को कर दिया आपने करेक्ट, तो ये करेक्ट सिग्मा एक्स यहां रखो 60 अपॉन क्या कर दो n कितना है 4, तो आपके पास करेक्ट मीन आ जाएगा। करेक्ट मीन कितना हो गया, यहां पे देख लीजिए, करेक्ट मीन 15 हो गया। ये तो ये तरीका रहेगा अपना, इनकरेक्ट वैल्यू में से, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट वैल्यू लेस करिए और करेक्ट वैल्यू ऐड करिए, तो आप कहां पहुंच जाएंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स पे। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
गाइस बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, आइए बात करते हैं। द मीन मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स वाज 35। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 50 और उनका मीन मार्क्स यानी उनका एवरेज मार्क्स कितना है 35। आगे लिखा है लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 72 एंड 45 इंस्टेड ऑफ 27 एंड 54। बाद में यह पता लगता है कि 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमने गलत लिख दिए थे। हमने लिख दिए थे 72 एंड 45 was misread as 72 एंड 45। 2 स्टूडेंट के मार्क्स 72 एंड 45 रीड कर लिए गए थे, जबकि एक्चुअल में उनके मार्क्स क्या थे 27 एंड 54। फाइंड आउट द करेक्ट मीन। करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। अब यहां 50 स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम अलग तरीका फॉलो करेंगे। यहां देखिए ये जो स्टेप यहां लिखे हुए हम इसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, हमारा इनकरेक्ट मीन। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हमारा सिग्मा एक्स जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट मीन, ये जो 35 दिया है क्वेश्चन में, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट मीन है। क्यों है ये 35 इनकरेक्ट? क्योंकि हमने 2 लोगों के मार्क्स गलत लिख दिए थे, इस वजह से हमारा सिग्मा एक्स भी क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन कितना है, कितने स्टूडेंट है टोटल 50। तो ये हमने जो लिखा यहां एज इट इज इधर लिखा। अब आप क्या कर सकते हो, इस n को इससे मल्टीप्लाई करा सकते हो ना। ये n को उठाकर इधर ले आओ, बॉर्डर के उस साइड ले जाओ, तो इनकरेक्ट मीन मल्टीप्लाई n करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ना इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो देख लो इनकरेक्ट मीन को जब n से मल्टीप्लाई कराओगे, ये इनकरेक्ट मीन n से मल्टीप्लाई कराओगे तो कहां पहुंचोगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स पे। तो इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कैलकुलेट करते हैं अपने। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना आएगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स 35 मल्टीप्लाई 50 करने पर 35 मल्टीप्लाई 50 करते हैं, यह आना चाहिए 1750। कितना आएगा ये 1750 आएगा, बिल्कुल ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है। तो आ गया हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। अब एक बार हमारे पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स आ गया तो उसमें से हम इनकरेक्ट वैल्यूज जितनी भी है वो हटा देंगे और करेक्ट वैल्यू ऐड कर देंगे। भाई ये गलत है, सिग्मा एक्स इनकरेक्ट है, इसमें से इनकरेक्ट वैल्यू हटा दो और करेक्ट वैल्यू ऐड कर दो, तो ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट सिग्मा एक्स में। तो कैलकुलेट करते हैं करेक्ट सिग्मा एक्स। क्या करना है करेक्ट सिग्मा एक्स के लिए, पहले इनकरेक्ट सिग्मा एक्स लो। ये रहा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना है 1750। इसमें से लेस करो इनकरेक्ट वैल्यूज को, तो इनकरेक्ट वैल्यूज को लेस करना है, इनकरेक्ट वैल्यूज को लेस करना है। आपने गलती से 72 एंड 45 लिखा, इन दोनों को लेस कर दो। 72 और 45 को हमने क्या किया, लेस किया, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इनकरेक्ट थी। और प्लस क्या करना है, करेक्ट वैल्यू, तो जो करेक्ट वैल्यू है उसको ऐड कर दो। इंस्टेड ऑफ 27 एंड 54, ये करेक्ट थी, इसे ऐड कर देते हैं, प्लस 27 प्लस 54। तो इनकरेक्ट को लेस किया और करेक्ट को ऐड किया। ये फाइनल इसकी टोटल कितनी आती है, इसको सॉल्व करने पर फाइनल इसकी टोटल आती है 1714। ये आया हमारे पास हमारा करेक्ट सिग्मा एक्स। तो हमने पहले इस फॉर्मूले से इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाला, फिर इस इनकरेक्ट सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट वैल्यू लेस की और करेक्ट वैल्यू ऐड की, तो हमारे पास आया करेक्ट सिग्मा एक्स। और अब हम जब करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया उसमें n का डिवाइड करके करेक्ट मीन निकाल लेंगे। तो करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स ये वाला कितना है 1714 अपॉन क्या करेंगे अपने n करेंगे, n कितना है 50। सो 1714 डिवाइड बाय 50 जब करेंगे तो फाइनल इसका आंसर आएगा 34.28 मार्क्स। जी, तो ये क्वेश्चन जो गिवन था जिसमें हमारे पास ये जो 35 गिवन था ये इनकरेक्ट मीन था, एक्चुअल में मीन कितना था 34.28, तो हम करेक्ट मीन तक पहुंचे। तो गाइज ये हमारा टॉपिक था इनकरेक्ट मीन से करेक्ट मीन तक कैसे पहुंचा जाता है वो। अब हम बात करेंगे कंबाइंड मीन क्या है उसके बारे में। गाइज कंबाइंड मीन का मतलब होता है एक से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंबाइंड करना। 2 ग्रुप दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं। अगर आपको अलग अलग ग्रुप्स का मीन दे रखा हो
और अलग अलग ग्रुप्स में कितने ऑब्जर्वेशंस है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, अगर ये गिवन हो तो हम उसका कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। क्या है ये फॉर्मूला? x बार 1,2 n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मान लीजिए दो ग्रुप है, ये फॉर्मूला दो ग्रुप के लिए है। मान लीजिए दो ग्रुप है, एक ग्रुप को हमने 1 नाम दिया, दूसरे को 2। अब इसका क्या मतलब है? x बार 1,2 का इसका मतलब है कंबाइंड मीन। आप दो अलग अलग ग्रुप के मीन को कंबाइंड कर रहे हो। अगर 3 होते ग्रुप तो 1,2,3 लिखते, 4 होते 1,2,3,4 लिखते। यूं दो ग्रुप है तो 1,2 लिखा, कंबाइंड मीन। इस n1 का क्या मतलब है? इस n1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहला ग्रुप या पहला डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। इस n2 का क्या मतलब है? n2 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। इस x1 बार का क्या मतलब है? x1 बार का मतलब मीन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो पहला ग्रुप है उसका मीन कितना, और x2 बार का मतलब है मीन ऑफ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी मीन अगर गिवन हो तो वो यहां रख दो, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो और आपके पास कंबाइंड मीन आएगा दो ग्रुप का। अभी सपोज करिए यहां 3 ग्रुप होते तो मैं यहां प्लस करके लिखता n3 x3 बार और यहां अपॉन में आता प्लस n3। 4 ग्रुप होते तो फिर उसके अकॉर्डिंग चौथी वैल्यू और जोड़ते। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी क्लास के दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के मीन मार्क्स दे रखे हैं कि सेक्शन ए वाले बच्चे ने 30 मार्क्स स्कोर किया और बी वालों ने 40। सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 60 और बी में है 40। आपको कंबाइंड मीन पूछा गया कि पूरी क्लास का कंबाइंड मीन निकालो, यानी दोनों सेक्शन का मीन जोड़ दीजिए, कंबाइंड मीन कर दीजिए। तो ऐसा नहीं करना कि सेक्शन ए का 30 और सेक्शन बी का 40 है, टोटल कर दो 70 आएगा, नहीं, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मीन मार्क्स, ए सेक्शन के मीन मार्क्स को हम नाम दे देते हैं x1 बार और बी सेक्शन के मार्क्स को हम नाम दे देते हैं x2 बार। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए n1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इट्स n2। तो ये n1 हो गया, n2 हो गया, x1 बार हो गया और x2 बार हो गया। अब कुछ नहीं करना, यहां वैल्यू रखनी है, कंबाइंड में निकलेगा। दो ग्रुप है इसलिए 1,2। क्या है भाई? सबसे पहले n1 और x1 बार का मल्टीप्लाई, ये रहा n1 और ये x1 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 60 मल्टीप्लाई 30 प्लस n2 x2 बार, ये रहा n2 और ये रहा x2 बार, 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन n1 प्लस n2। n1 है 60 और n2 कितना है 40। तो क्या आया कंबाइंड मीन? ये आएगा 1800, ये आएगा 1600 और ये हो जाएगा 100। ये आएगा 3400 अपॉन 100, डिवाइड कर दीजिए। तो इस पूरी क्लास का दोनों सेक्शन मिला के उनके एवरेज मार्क्स कितने? 34। नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, इस 30 और 40 को ऐड कर देते हैं, सीधा ऐड करते नहीं, ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आएगा कंबाइंड मीन? 34 मार्क्स। तो ये था कंबाइंड मीन, दो ग्रुप का कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गाइज वेटेड मीन के बारे में। गाइज चलिए बात करते हैं वेटेड मीन के बारे में। मैंने आपको बताया था मीन दो तरीके का होता है, एक सिंपल अरिथमेटिक मीन और एक होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। इससे पहले कि मैं आपको वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बताऊं या उसकी डेफिनेशन बताऊं, उससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से इसको समझते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। ये दोनों दोस्त हैं आपस में। इन दोनों ने अभी अभी 12th पास आउट किया है। मिस्टर ए के अकाउंट्स में 80 मार्क्स है, इकोनॉमिक्स में 95 है, मैथ्स में 95 है और इंग्लिश में 90 है। और इनका टोटल स्कोर मिस्टर ए का है 360। वहीं मिस्टर बी जो है उनके पास भी अकाउंट थी, उनके 100 आए अकाउंट्स में। इकोनॉमिक्स में इनके 90 आते हैं। मिस्टर ए ने मैथ्स ले रखा था लेकिन मिस्टर बी ने बिजनेस स्टडीज ले रखी हैं, 85 हैं बिजनेस स्टडीज में, और इंग्लिश में मिस्टर बी के 95। तो देखा जाए तो ए और बी दोनों ने डिफरेंस क्या है? इन्होंने मैथ्स ले रखा है, इन्होंने बिजनेस स्टडीज ले रखा है।
मिस्टर बी के मार्क्स टोटल कितना है 370 और मिस्टर ए के टोटल मार्क्स कितना है 360। तो मिस्टर बी ने ज्यादा स्कोर किया और मिस्टर ए ने कम। मिस्टर ए का एवरेज स्कोर कितना आया 360 डिवाइड बाय 4 तो आया 90 और मिस्टर बी का एवरेज स्कोर कितना आया 370 अपॉन 4 92.5। ऑब्वियसली मिस्टर बी जो है उनका एवरेज स्कोर ज्यादा है और मिस्टर ए का एवरेज स्कोर कम है। दोनों जाते हैं किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, एक ही सीट है वहां पे, दोनों ने अप्लाई किया है, तो नॉर्मली आपको यह लगेगा कि मिस्टर बी का सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उन्होंने ए के कंपैरिजन में 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं, या इनका एवरेज स्कोर जो है मिस्टर बी का 92.5 है, वहीं ए का एवरेज स्कोर है 90। तो ऑब्वियसली इन कॉमन हम यही कहेंगे मिस्टर बी का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ उल्टा। ए का तो सिलेक्शन हो गया और बी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ये क्या गणित हो गई यहां पे, ये कैसी मैथमेटिक्स है सर, जिसके ज्यादा है उसको नहीं ले रहे हो, जिसके कम आए उसको ले रहे हो। हाँ जी बेटा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पे पढ़ रहे हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। जब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं तब हम चीजों को इक्वल मानकर चलते हैं, इक्वल वेटेज वाला मानकर चलते हैं या इक्वल इंपॉर्टेंस वाला मानकर चलते हैं। लेकिन यहां इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मिस्टर ए ने मैथ्स ले रखी है, इन्होंने बिजनेस स्टडीज ले रखी है। जिस कॉलेज में इन्होंने अप्लाई किया एडमिशन के लिए, उस कॉलेज का अपना एक सिस्टम है। वो ये सिंपल मीन नहीं लेते हैं, वो वेटेड अरिथमेटिक मीन कंसीडर करेंगे। तो क्या है वेटेड अरिथमेटिक मीन इन दोनों के केस में, और कैसे, क्या क्राइटेरिया था और कैसे ए का सिलेक्शन हुआ बी का नहीं हुआ, चलिए इस पे बात करते हैं। तो जहां इन दोनों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, उनका अपना एक सिस्टम था एवरेज कैलकुलेट करने का। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी वेटेड एवरेज को कंसीडर करती थी। इन्होंने अपनी तरफ से हर सब्जेक्ट के लिए एक वेट, एक फिगर, एक वैल्यू, एक वेट, एक इंपॉर्टेंस फिगर प्रोवाइड करवा रखा था। उन्होंने अकाउंट को 1 वेट दे रखा था, इकोनॉमिक्स को 3, मैथ्स को 4, बिजनेस स्टडीज को 2 और इंग्लिश को 2। तो आप देख सकते हैं कि जिस कॉलेज में ये दोनों एडमिशन के लिए जा रहे हैं वहां अकाउंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वहीं मैथ्स और इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि हो सकता है उनकी कॉलेज के अंदर जो कोर्सेज वो करवा रहे हैं उसमें मैथ्स और इको सबसे ज्यादा आने वाले हैं, या मैथ्स और इको के बेसिस के ऊपर उनका कोर्स या सिलेबस बेस्ड है। तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज, बीएसटी और इंग्लिश को 2 का वेट और अकाउंट को 1 का वेट। तो ये उनका अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया था, ये वेट है। देखो मैं यहां ये नहीं बता रहा हूं आपको कि वेट कैसे दिया जाता है, ये तो डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के वेट की अलग अलग सिचुएशन होती है। जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स को ज्यादा वेट दिया जाएगा। वहीं आप फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। वहीं इंग्लिश लिटरेचर में जाओगे तो किसी दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा वेट दिया जाएगा। तो ये सबका अपना अपना वेट देने का क्राइटेरिया, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि अगर वेट हमारे पास हो तो वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो तरीका क्या होगा, जो वेट दे रखा है हम हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को उसके वेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 80 × 1, क्योंकि अकाउंट का वेट 1 था तो 80 आया। इको का 3 वेट था तो 95 × 3 कितना है 285। मैथ्स का वेट 4 था, 95 × 4 380 आया। इंग्लिश का वेट कितना था 2, तो 90 × 2 कितना आया 180। तो हमने बेसिकली क्या किया, एक्स को मल्टीप्लाई करा दिया वेट से। ध्यान से देखिए, एक्स का मल्टीप्लाई किससे करवा दिया है, वेट से करवा दिया हमने, XW। फिर इसकी टोटल कर लो, 925 आई, यानी इसका समेशन आ गया हमारे पास, समेशन XW 925। ये वेट था 1342, इसकी भी टोटल करो 10, तो वेट की टोटल कर दी 10। सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W, 925 अपॉन 10 करेंगे, 925 अपॉन 10 तो कितना आया 92.5। मिस्टर ए का जो वेटेड मीन है वो कितना आया 92.5, वेटेड एवरेज कितना आया 92.5। तो ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हुआ 92.5 आ गया फॉर्मूला लगाने पर मिस्टर ए का। अब देख लो 90 से चेंज होके कहां आ गए आप 92.5 पे। वहीं मिस्टर बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, 100 × 100, 90 × 3 270। बीएसटी का वेट 2 था, 85 × 2 170। इंग्लिश का 2 था, 95 × 2 190। इसकी टोटल 730, ये रही सिग्मा XW है 730 अपॉन वेट कितना था 1 + 3 + 2 + 2 8। तो 730 अपॉन 8 कितना है 91.2। तो ये 92.5 से कहां आ गए 91.2 पे आए। तो ये सिंपल मीन था और ये वेटेड मीन है। तो अब आप वेटेड मीन कंसीडर करेंगे यहाँ पे।
वेटेड मीन बी का है 91.2 और ए का है 92.5, तो किसका सिलेक्शन होना चाहिए? ए का वेटेड मीन ज्यादा है इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ। हालांकि ए का अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन कम है बी से, फिर भी इसका सिलेक्शन होता है क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को वेट दिया गया, ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट को ज्यादा वेट, कम इंपॉर्टेंस वालों को कम वेट। मैं फिर से दोहरा दूं, यहां ये नहीं सिखाया जा रहा वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहां ये सिखाया जा रहा है आपको कि अगर वेट गिवन हो तो वेटेड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर हमने ए का सिलेक्शन किया और बी का सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन पे भी बात कर ली जाए। तो गाइस थोड़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखते हैं। लिखा है इन कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इट इज अज्यूम्ड दैट all the observations or items of the distribution are of equal importance or significance। भाई जब आप सिंपल अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हो तब तुम ये मानकर चलते हो जितने भी आइटम्स है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उस सीरीज के, वो सारे के सारे इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। या मैं यूं कह सकता हूं कि जब सारे आइटम किसी ऑब्जर्वेशन के इक्वल इंपॉर्टेंस के हो तब आप सिंपल अरिथमेटिक मीन यूज करिए। लेकिन अगर सारे आइटम अलग अलग इंपॉर्टेंस के हो तो आप वेटेड अरिथमेटिक मीन यूज करिए। आगे लिखा है इन सर्टेन केसेस वेयर वैल्यूज आर नॉट कंपेरेबल और डिफर, जहां वैल्यू कंपेयर नहीं की जा सकती या डिफर करती है, इट इज इंपॉर्टेंट टू असाइन वेट्स टू वेरियस आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। तब जरूरी हो जाता है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको वेट प्रोवाइड करें। Weights are assigned in proportion to the importance of the item in the group. That is, more important item is assigned more weight. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम को ज्यादा वेट दीजिए, कम इंपॉर्टेंट को कम दीजिए। ये डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप वेट उसको असाइन करते हो। आपके पर्पस के अकॉर्डिंग जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको ज्यादा वेट दोगे, कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट दोगे। फॉर्मूला अभी हमने प्रूव कर ही दिया था। क्या है फॉर्मूला? देखो, एक्स बार डब्ल्यू का मतलब वेटेड अरिथमेटिक मीन, W1 X1 मतलब हर एक वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। W1 X1, W2 X2, W3 X3, W4 X4 एंड सो ऑन अप टू Wn Xn डिवाइड बाय W1 W2 प्लस एंड सो ऑन अप टू Wn। तो फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। तो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। एक न्यूमेरिकल करेंगे। गाइस लिखा हुआ है सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इको, BST, मार्क्स दे रखे 75, 80, 90, 80, 75 और वेट भी गिवन होगा 1, 2, 1, 3, 3। तो मार्क्स हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा, यहाँ मार्क्स लिखे, मार्क्स हो गए x और वेट हमने लिख दिया 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3। ये W हो गया। क्या करना है? कुछ नहीं, W और x का मल्टीप्लाई करा के टोटल कर दीजिए। तो 75 मल्टीप्लाई 175, 160, 90, 240 एंड 225। इसकी टोटल कितनी आती है? 790। ध्यान रखना डिवाइड किसका करना है? वेट का। वेट की टोटल कितनी आ रही है? 10। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है 790 अपॉन 10। कितना आ गया वेटेड मीन? इट्स 79। तो यहां कंप्लीट होता है गाइज अपना वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की। गाइज हेडिंग है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, नंबर 1, द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर आप डेविएशन फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल मीन से, x माइनस एक्स बार, ये डेविएशन है, एक्चुअल वैल्यू को लेस, एक्चुअल वैल्यू में से लेस कर रहे हैं एक्चुअल मीन। तो अगर आप डेविएशन एक्चुअल मीन से लेते हैं तो उसकी सम हमेशा 0 के इक्वल आएगी। इफ डेविएशन इज टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन देन द टोटल ऑफ डेविएशन विल बी 0। ये बात बताना चाह रहे हैं। समझते हैं एक एग्जांपल से। मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट 5, 8, 7, 10, 15, इनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इनकी टोटल कर ली, अपॉन 5 का डिवाइड किया, 45 अपॉन 5 कितना आया? 9। अब हम डेविएशन लेते हैं तो x को लिखते हैं 5, 8, 7, 10, 15, ये लिखा। अब आप एक्चुअल मीन से डेविएशन ले रहे हैं, x माइनस एक्स बार कर रहे हैं, dx जो यहां आया है वो एक्चुअल मीन से आया है। तो आप 9 लेस करेंगे, 5 माइनस 9 माइनस का 4, 8 माइनस 9 माइनस का 1, 7 माइनस 9 माइनस का 2, 10 माइनस 9 प्लस का 1, 15 माइनस 9 प्लस का 6। इस सब की टोटल 0 के इक्वल आएगी। तो अगर डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया गया है, सिर्फ उसी केस में उस डेविएशन की टोटल 0 होगी। बाकी किसी भी फर्दर दूसरी वैल्यू से आप डेविएशन ले लो, वो वैल्यू 0 नहीं होगी। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी पे बात करें।
the sum of square of deviations is minimum when the deviations are taken from their arithmetic mean. This sum is less than the sum of the square deviation of the items from any other value. ये प्रॉपर्टी ये बताना चाह रही है कि आप पहले लीजिए डेविएशन एक्चुअल मीन से और उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके उसकी टोटल करिए। वो टोटल हमेशा मिनिमम होगी किसी और दूसरी वैल्यू से लिए गए डेविएशन के स्क्वायर की टोटल के कंपैरिजन में। समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए x की वैल्यू दे रखी है 3 4 5 6 7, हाइपोथेटिकल हमने माना, तो हम पहले इसका एक्चुअल मीन निकालते हैं। x बार एक्चुअल मीन क्या होगा, सिग्मा x अपॉन n, इसकी टोटल की आई 25, कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 आइटम है, तो सिग्मा x अपॉन m 25 अपॉन 5 कितना है 5, तो एक्चुअल मीन आ गया इसका 5। अब आप एक्चुअल मीन से डेविएशन लीजिए, क्या है एडिंग डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन से आप डेविएशन ले रहे हैं 3 माइनस 5 माइनस का 2, 4 माइनस 5 माइनस का 1, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, तो ये आई dx। अब आपको इसका स्क्वायर करना है। पहली प्रॉपर्टी की अभी क्या कह रही थी, इसकी टोटल 0 आती है, वो तो ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसकी टोटल करिए 10। ये जो 10 आया है ये एक्चुअल मीन से लिए गए डेविएशन के स्क्वायर की टोटल है 10। अब आप एक्चुअल मीन के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू ले लो, एक्चुअल मीन है इस केस में 5, 5 के अलावा 5 के अलावा आप कोई भी दूसरी वैल्यू ले, उससे डेविएशन ले और स्क्वायर करो, वो हमेशा इस 10 से ज्यादा होगा। चलिए हम एक कोई दूसरा फिगर लेते हैं, जैसे डेविएशन फ्रॉम वैल्यू 4, यहां एक्चुअल मीन से लिया गया था, कितना था एक्चुअल मीन अपना, यहां अपना एक्चुअल मीन जो था वो था 5। अब हम डेविएशन ले रहे हैं कोई और वैल्यू से, रैंडमली कुछ भी ले लिया, मान लो 4 लिया, तो 4 से डेविएशन लेते हैं, 3 माइनस 4 माइनस का 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3, तो ये डेविएशन आया 4 से, इसकी टोटल 0 नहीं होगी, 0 हमेशा एक्चुअल मीन वाले की होती है। अब इसका स्क्वायर करिए, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इन सब की टोटल करिए, कितनी आई 15। क्या कहा था, एक्चुअल मीन से डेविएशन लेकर स्क्वायर करके टोटल करोगे तो वो जो आएगी, बाकी किसी भी वैल्यू से डेविएशन लेकर स्क्वायर करके उसकी टोटल करो वो हमेशा इससे ज्यादा होगा, तो 10 से हमेशा ये ज्यादा होगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिए 5 के अलावा, 5 के अलावा, क्योंकि 5 एक्चुअल मीन है, 5 के अलावा किसी भी वैल्यू से डेविएशन लीजिए, उसका स्क्वायर करिए, टोटल करिए, वो हमेशा मिनिमम होगा जो एक्चुअल मीन से लिया है, और बाकी किसी भी वैल्यू का हमेशा उससे ज्यादा होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी को हम एक साथ पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है थर्ड में, इफ एवरी वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज एडेड और सब्ट्रैक्ट बाय अ कांस्टेंट देन द मीन ऑफ द सीरीज आल्सो गेट्स एडेड और सब्ट्रैक्ट बाय इट। अगर सारी वैल्यूज में, क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज दे रखी है, जितने भी एक्स दे रखे हैं, उन सब में कोई कांस्टेंट ऐड करें या लेस कर दें, सब में, सारी वैल्यूज में, तो मीन भी उतनी ही वैल्यू से ऐड हो जाएगा या लेस हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को? क्या कहना चाह रहे हैं कि आप सारी वैल्यूज में कोई एक कांस्टेंट ऐड कर दें तो मीन भी उतने से ऐड हो जाएगा, लेस कर दें तो मीन उतने से लेस हो जाएगा। जब आप सारे फिगर्स में कोई कांस्टेंट ऐड या लेस करते हो उसको बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। क्या बोलते हैं? चेंज इन ओरिजिन। तो ओरिजिन बदलोगे तो मीन बदलेगा। फिर देखिए फोर्थ कह रही है, इफ एवरी वैल्यू ऑफ ए सीरीज इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय ए कांस्टेंट। इस बार सारी वैल्यू में कोई कांस्टेंट ऐड करना है, सॉरी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है बाय ए कांस्टेंट, देन द मीन ऑफ द सीरीज ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय इट। तो मीन भी उतनी ही वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो उसको बोलते हैं चेंज इन स्केल। तो पहले तो बेजे में एक बात बैठाओ कि चेंज इन ओरिजिन क्या होता है और चेंज इन स्केल क्या होता है। चेंज इन ओरिजिन का मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कांस्टेंट को ऐड करना या लेस करना, जैसे चेंज इन ओरिजिन। और चेंज इन स्केल क्या, जितनी भी वैल्यूज है उसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करवाना, उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज इन स्केल बोलते हैं। तो यहां चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का इफेक्ट पड़ता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये सिंपल वैल्यू x 2 3 4 5 6, इसकी टोटल होती है 20, इसका मीन होता है 4। अब मैं क्या करता हूं, सारी वैल्यू में 2 ऐड कर देता हूं, x + 2। सारी वैल्यू में मैं 2 को ऐड कर दूंगा तो मेरा मीन भी 4 से कितना हो जाएगा? अभी कितना है 4, मेरा मीन 4 से हो जाएगा 6। अगर मैं सब में 2 ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा। आइए समझते हैं।
2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 6 + 2 8। इसकी टोटल की 30 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 6। पहले ये 4 था, अब ये जब आपने सब में 2 ऐड किया तो फाइनल मीन में भी आप उसी कांस्टेंट से ऐड कर दीजिए 4 + 2 = 6। अगर आप क्लास में सारे स्टूडेंट के मार्क्स में 10 नंबर ऐड कर देते हो तो क्लास का एवरेज भी 10 नंबर से बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। अब आप सब में 2 को लेस कर दीजिए, x - 2 कर रहे हैं। 2 - 2 0, 3 - 2 1, 4 - 2 2, 5 - 2 3, 6 - 2 4। इसकी टोटल आई 10। 10 डिवाइड बाई 5 कितना आया 2। तो पहले था ये 4, अब आप इसमें से 2 लेस कर दीजिए 4 - 2 तो कितना आएगा 2, क्योंकि आपने सब में 2 को लेस किया। आप 2 से मल्टीप्लाई करवाइए। 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8, 5 × 2 10, 6 × 2 12। तो हमारा मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 2 मीन कितना आना चाहिए इसका 8। तो देखते हैं इसकी टोटल आई 40। 40 डिवाइड बाई 5 कितना आया 8। तो ये हो गया 8। अब आप इन सारी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 डिवाइड बाई 2 1, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 4 डिवाइड बाई 2 2, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो आपने सब में 2 का डिवाइड किया तो मीन में भी 2 का डिवाइड कर दीजिए। 4 डिवाइड बाई 2 कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखते हैं इसकी टोटल आई 10। 10 डिवाइड बाई 5 कितना आया 2। तो ये ओरिजिन और स्केल के चेंज का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब अपने बात करेंगे मिसिंग वैल्यूज के, अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज मूव ऑन करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट सेगमेंट पे, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। मैं 3 न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 30। 5 ऑब्जर्वेशंस है, उनका अरिथमेटिक मीन कितना है 30, एंड वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स आर 15 40 30 50। टोटल 5 आइटम है, 4 वैल्यू दे दी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th आइटम। आपको 5th आइटम फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है मीन सिग्मा x अपॉन n। यहां 5 वैल्यू है तो सिग्मा x क्या होगा x1 + x2 + x3 + x4 + x5, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब मीन दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में, कितना है 5 ऑब्जर्वेशन का मीन 30, तो आपने यहां 30 लिखा। x1 ये रहा 15 यहां आ गया, x2 ये 40 आ गया, x3 ये 30 आ गया, x4 ये 50 आ गया, x5 यानी 5th वैल्यू तो निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, अपॉन 5। इस 5 को बॉर्डर के साइड ले गए, 30 × 5 150 हो गया। इन सब की टोटल कितनी हो जाती है 135 प्लस x5 एज इट इज आ गया। तो 5th वैल्यू कितनी होगी x5 कैलकुलेट करना है, 135 उधर जाके लेस होगा तो x5 आ जाएगा 15। तो ये एक मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन हुआ। अगले पे बात करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट मिसिंग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स मीन मार्क्स इज 33। इस टेबल के रिगार्डिंग का है, मीन मार्क्स है 33, मार्क्स दे रखे हैं 5 15 25 35 45 एंड 55, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 5 10 क्वेश्चन मार्क। ये कैलकुलेट करना है 30 20 10। तो बहुत सिंपल है मामला। मार्क्स हो जाएगा x, तो लिख दिया x, 5 15 25 35 45 55 सारा लिखा। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी 5 10, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने लिखा f, 30 20 10 एज इट इज, ये सारी उतारी। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है सिग्मा fx अपॉन n। एन मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल, फ्रीक्वेंसी की टोटल की अपन ने इन सब की टोटल की तो आई 75 प्लस एफ, और एफ एक्स किया 5 × 5 25, 10 × 15 150, 25 × एफ 25 एफ, 35 × 30 1050, 45 × 20 इट्स 900, 55 × 10 इट्स 550। इसकी टोटल कर लीजिए एफ एक्स की कितनी आती है 2675 प्लस 25 एफ। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, मीन की वैल्यू कितनी है 33, क्वेश्चन में गिवन थी 33, ये हमने रखी। सिग्मा एफ एक्स यहाँ से उठा लो 2675 प्लस 25 एफ, ये रख दिया, अपॉन एन की वैल्यू यहाँ से उठा लो 75 प्लस एफ, ये रख दिया। अब 75 प्लस एफ को इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 33 × 75 आएगा 2475, 33 और एफ को मल्टीप्लाई कराएंगे 33f इज इक्वल्स टू 2675 प्लस 25f। अब f को उधर ले जाओ बॉर्डर के उस साइड, 2475 को बॉर्डर के साइड ले आओ तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 33f ये उधर चला गया तो माइनस 25f इज इक्वल्स टू 2675, ये इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया माइनस 2475। इन दोनों का डिफरेंस 8f, इन दोनों का डिफरेंस 200। f क्या आएगा 200 में 8 का डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे एक मिसिंग वैल्यू थी। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां एक से ज्यादा 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी।
गाइस अब अपने एक कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। देखिए क्लास दे रखी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन अप टू 70 to 80। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 3, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क है नहीं गिवन, 7 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 6, 13। तो आप देख सकते हैं दो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं, यानी हमें ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की टोटल करेंगे, इन सब की टोटल की 5 + 3 + a + 7 + b + 6 + 13, तो ये आया 34 + a + b। हमें क्वेश्चन में दो एडिशनल इंफॉर्मेशन और गिवन है। एक तो ये क्वेश्चन में ये दो कॉलम दे रखे हैं, साथ साथ दो बातें और दे रखी है। वो दे रखा है n = 40, यानी इसकी टोटल दे रखी है कि वो 40 के इक्वल है, और दे रखा है मीन इस सीरीज का वो है 52। ये दो कॉलम के अलावा दो इंफॉर्मेशन और थी। n की वैल्यू दे रखी है 40 और मीन कितना दे रखा है 52। तो इसकी टोटल हमने की, यहां आया 34 + a + b। अब देखिए बिकॉज कंटिन्यूस सीरीज है, x कैसे निकलेगा मिड वैल्यू को, तो मिड वैल्यू ले ली अपन ने इन सब की मिड वैल्यू। आप जानते हैं मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, L1 + L2/2। तो आपने मिड वैल्यू ले ली। अब मैं जानबूझकर इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं सो दैट आपकी स्टेप डेविएशन की भी प्रैक्टिस हो। तो ये हमने मिड वैल्यू ली, किसी एक वैल्यू का एज्यूम्ड मीन लेना है, तो मैंने ठीक बीच में जो है 45 उसको एज्यूम्ड मीन लिया। अगला स्टेप क्या होता है, dx = x - a करने का। तो 15 - 45, 25 - 45, 35 - 45, इन सब में से हमने 45 लेस किया, तो ये वैल्यू आई dx। ये हमारे पास dx आया, डेविएशन ऑफ x फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ये आया। अब आप इसको स्टेप डेविएशन में ले जाइए, क्या कॉमन नजर आ रहा है, 10। नॉर्मली कंटिन्यूस सीरीज में जो क्लास इंटरवल होता है ना वही कॉमन होता है। तो यहाँ क्लास इंटरवल 10 का है, तो देख लो 10 यहाँ पे क्या है, कॉमन। तो आप 10 का डिवाइड करेंगे, i का डिवाइड करेंगे, तो x - a में इस पूरे कॉलम में आप i का डिवाइड कर दीजिए, यानी सब में 10 का डिवाइड कर देंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे 10 से डिवाइड होकर ये बन गए। तो यार d'(x). अब हमें इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है। 5 और -3, माइनस का 15, 3 - 2, माइनस का 6, a और माइनस का 1, माइनस का a, 7 और 0, ये 0 आ गया। b और 1 का मल्टीप्लाई b, 6 और 2 का मल्टीप्लाई 12, 13 और 3 का मल्टीप्लाई 39। इस सब की टोटल करते हैं, इस सब की टोटल होगी सिग्मा f(d')x। इन सब की टोटल की तो आया 30 - a + b। इसकी टोटल है हमारे पास और इसकी टोटल है। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना, आइए देखिए। हमें पता है n यानी इसकी टोटल, n = 34 + a + b, तो n = 34 + a + b, ये लिया। अब क्वेश्चन ने हमें दिया है n = 40, ये गिवन था, तो n की जगह हमने रखा 40 = 34 + a + b। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और a + b की वैल्यू निकाल लीजिए। a + b क्या होगा, 34 उधर जाके लेस हो जाएगा, तो a + b की वैल्यू आती है 6। ये एक इक्वेशन आई हमारे पास। जब भी डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होगा तो यहाँ फ्रीक्वेंसी वाले टोटल से आप एक इक्वेशन निकालोगे, a + b = 6। अब आप स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला अप्लाई करें। क्या होता है स्टेप डेविएशन से मीन, मीन = a + सिग्मा f(d')x/n × i, ये होता है। अब मीन की वैल्यू रखें, क्वेश्चन में गिवन थी मीन 52, हमने यहाँ रखा a यानी अज्यूम्ड मीन, ये रहा अज्यूम्ड मीन 45, उठा के यहाँ रखा। सिग्मा f(d')x, ये टोटल सिग्मा f(d')x 30 - a + b, तो 30 - a + b रखा। n की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 40 रखी, मल्टीप्लाई i मतलब क्लास इंटरवल बोल लो, कंटिन्यूस सीरीज में वही होता है कॉमन फैक्टर। तो ये क्लास इंटरवल i कितना था, यहाँ 10, यहाँ सब में कॉमन कितना था 10, हमने i का डिवाइड किया था, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, i की जगह क्या आ गया 10। अब ये 45 उधर जाके 52 में से लेस होगा तो बचेगा 7। ये 10 से ये 40 कट जाएगा, 4 टाइम्स 4 बार चला जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा। ऊपर रहेगा 30 - a + b, तो 30 - a + b अपॉन में 4 आ गया और यहाँ 7 रह गया। इस 7 का मल्टीप्लाई इससे करा दो, इस 4 का मल्टीप्लाई 7 से करा दो, 28, 30 - a + b, 30 - a + b, ये रहा। अब आप -a + b को बॉर्डर के इस साइड ले जाइए, 28 को उधर ले आइए, तो माइनस का a इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का भी उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a - b = 30 तो है ही, 28 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो a - b = 2। 30 - 28 कितना आएगा 2। एक इक्वेशन थी a + b 6, दूसरी इक्वेशन a - b = 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये रहा हमारा तरीका, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। a + b 6 है और a - b 2 है, आपने इसको मर्ज किया तो b से b कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हुआ। 6 and 2 कितना हो गया 8, a + a कितना हो गया 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2a, 8 के इक्वल है, तो a कितने के बराबर होगा 4, यानी ये इसका आंसर कितना आया 4।
अब ये जो a की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 6, a निकाल लिया हमने 4 है, तो a की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो क्या बचेगा 4 प्लस बी इक्वल्स टू 6, यही बचेगा 4 प्लस बी इक्वल्स टू 6। अब b निकालना है तो 4 जो जाके लेस हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 2, तो b आ गया 2 के बराबर और a आ गया 4, तो इसका आंसर होगा 4 और इसका आंसर होगा 2। तो ये गाइज हमारे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी सॉल्व हुए, जहां हमने सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन देखी, हमने करेक्टेड मीन देखा, हमने कंबाइंड मीन देखा, हमने वेटेड मीन देखा और हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के क्वेश्चन किए। इसके साथ मीन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गाइज नए टॉपिक के साथ। तब तक मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।